धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री की घोषणा आज रात या कल सुबह तक होने की उम्मीद है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री का इंतजार है। सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक किसी भी दावेदार का नाम सामने नहीं आया है। फिलहाल किसी सीनियर कैबिनेट मंत्री को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है, सौंपा जा सकता है। हम लिए चलेंगे आपको अखिलेश शर्मा के पास, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अखिलेश, ये जो खबर बता रहे हैं अभी तक कोई भी दावेदार या किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है और हो सकता है कि आज रात या कल सुबह तक घोषणा की जा सकती है। पूरी इनसाइड स्टोरी जो आप तक पहुंच पा रही हो दर्शकों को बताइए। देखिए, मुझे कोई हैरानी नहीं है आशुतोष की किसी दावेदार का नाम सामने नहीं आ रहा है। ऐसे मौके पर आखिर कांटों का ताज कौन पहनना चाहे? आप ये समझिए, जो भी फैसला होगा वो प्रधानमंत्री करेंगे कि किसको जिम्मेदारी देनी है। संभावना इसी बात की कि किसी मौजूदा कैबिनेट मंत्री में से ही किसी को अतिरिक्त भार जो है शिक्षा मंत्री विभाग का दे दिया जाए, इस बात की संभावना अधिक है। अभी मुझे लगता नहीं कि वो हालात है कि किसी नए चेहरे को बाहर से लाकर जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में संभावना इसी बात की है कि किसी मौजूदा कैबिनेट मंत्री को ही अतिरिक्त प्रभार शिक्षा मंत्रालय का सौंप दिया जाए। ये भी बात कही जा रही है कि इसमें आरएसएस की पसंद काफी महत्वपूर्ण होती है। आप अगर देखें, पिछले 12 वर्ष में मोदी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान चौथे शिक्षा मंत्री थे और अब जो भी आएंगे वो 5वें शिक्षा मंत्री होंगे। तो यानी लगातार इस शिक्षा मंत्रालय ने कई सारे मंत्रियों को देखा है। इसलिए जाहिर सी बात है कि क्योंकि आरएसएस का ये अपनी विषय रहता है शिक्षा, इसलिए उसमें उसकी पसंद का भी ध्यान रखा जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि आज रात या फिर कल सुबह तक इस बारे में राष्ट्रपति भवन से कम्युनिके आ जाएगा। मतलब जिसको भी अखिलेश जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो कांटों का ताज पहनेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा चौथा, तो रमेश पोखरियाल निशंक से शुरू करते हैं। उनका इस्तीफा हुआ, प्रकाश जावड़ेकर उनका इस्तीफा हुआ, स्मृति ईरानी उनका इस्तीफा हुआ और अब धर्मेंद्र प्रधान, यानी पांचवा कौन होगा ये एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल, ये पांचवा कौन होगा ये एक बड़ी बात होगी और जो आएगा उसके सामने बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती तो होगी शिक्षा मंत्रालय की जो साख उसको भी धक्का लगाए उसको बहाल करना, परीक्षा व्यवस्था को जो धक्का लगाए उसको रिवैम्प करना। आपने देखा कल धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए में पूरी सुधार की बात की थी, उसकी पहल भी उन्होंने शुरू कर दी थी। उस काम को भी उनको पूरा करना होगा और अब आगे जो भी परीक्षाएं हों, खासतौर से राष्ट्रीय स्तर की एनटीए द्वारा, उनमें किसी भी तरह कोई गड़बड़ी ना हो ये भी सुनिश्चित करना नए शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी होगी। ये सारी बातें हैं। अभी मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर पीएम मोदी ये जिम्मेदारी किसको सौंपे। बिल्कुल अखिलेश, सबका चलिए कार्यभार जो है वो बदला गया था, फिर बदल हुआ था, लेकिन यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब पांचवें नाम की तलाश है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन की कामयाबी पर जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है अन्ना हजारे का, आपके सामने रखते हैं, सुनिए। जनता क्या कहती है इसको देखना है। जनता के भलाई के लिए हम 2 कदम आगे बढ़ गए तो परवाह नहीं, लेकिन जनता के भलाई होना है। ये इसलिए यहाँ जनता के भलाई है, जो अपना किया वो सही किया। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने छात्र आंदोलन की कामयाबी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या कुछ कहा है, आपके सामने रखते हैं, सुनिए। ये कामयाबी है हक की झूठ के ऊपर। ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जिद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को सुन लिया आपने। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान कुछ ऐसे भी मौके आए जब हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने आज दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान फेक न्यूज का बोलबाला रहा, जिनसे हिंसा को बढ़ावा मिला। पुलिस का दावा है कि इनमें पाकिस्तान से भी कई हैंडल्स सक्रिय थे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कई बार सोशल मीडिया में झूठ फैलाया गया। ये दावा है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस के मुताबिक झूठ फैलाने के लिए पाकिस्तान से कई सोशल मीडिया हैंडल्स सक्रिय थे। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स
कि अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि फेक न्यूज फैलाने के लिए प्रदर्शन में एक छात्रा की मृत्यु की फर्जी खबरों को लेकर एक नेता और DGMO तक के AI जनरेटेड वीडियो का इस्तेमाल किया गया। ऐसा ही एक फर्जी वीडियो सोनम वांगचुक का भी फैलाया गया, जिसे पुलिस ने दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन जब मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा था, उन्होंने मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं बार बार कहता रहा, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ऐसे ही कुछ हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फेक न्यूज फैलाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। पुलिस इन सभी की गहराई से जांच कर रही है। तो सरकार और छात्रों में समझौता होने से पहले आज दिल्ली के संसद मार्ग पर सुबह फिर से प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल बताए गए। शनिवार को दोपहर से पहले तक जंतर मंतर पर आंदोलन और तेज हुआ। संसद मार्ग पर पुलिस टीम और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। जब बात बिगड़ गई तो पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। द पार्क होटल और टॉलस्टॉय मार्ग के पास करीब 3000 से 4000 प्रदर्शनकारियों की भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर उन पर पथराव किया। आज संसद मार्ग में हुआ हमला, 5 पुलिसकर्मी हुए जख्मी, 2 ACP रैंक के अधिकारी घायल, एक स्पेशल CP रैंक के अधिकारी जख्मी, 2 इंस्पेक्टर हमले में घायल, स्पेशल CP अनिल शुक्ला को लगी चोट, ACP कैलाश बिस्ट हुए घायल। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग में दोपहर तक अफरा तफरी रही। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो गए। देखिए, भारतीय राजनीति में यह पहला मौका नहीं है जब गंभीर आरोपों और विवादों के चलते किसी बड़े नेता को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। इससे पहले भी कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को विवादों के बाद अपने पद से हाथ धोना पड़ा है। आइए जरा ऐसे ही कुछ आपको अपडेट कर देते हैं। 25 जुलाई 2026 यानी आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक विवाद के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। साल 2018 में विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने मीटू आरोपों जो लगे थे, मीटू आरोपों में नाम आने के बाद उनको इस्तीफा सौंपना पड़ा था। साल 2013 में कोयला घोटाला की वजह से कानून मंत्री अश्विनी कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ा, जबकि साल 2011 में अवैध खनन घोटाले के चलते कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था या देना पड़ा था। वहीं साल 2011 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन को 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपों में घिर जाने के बाद मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। साल 2010 में दूरसंचार मंत्री ए राजा ने भी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपों के बाद से इस्तीफा दे दिया था या देना पड़ा, जबकि साल 2010 में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में नाम सामने आने के बाद अशोक चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, दिलवाया गया था, देना पड़ा था। वहीं साल 1987 में बोफोर्स घोटाला की वजह से तत्कालीन रक्षा मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी इस्तीफा सौंपना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक मुद्दे पर युवाओं के प्रदर्शन के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक बयान दिया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि युवाओं के साथ बात करने की जरूरत है, उन्हें अपनापन देने की जरूरत है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लगातार दूसरी रात एक वीडियो जारी करके छात्रों को संबोधित किया, उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो संदेश पर आई शानदार प्रतिक्रिया के लिए छात्रों का जेनजी स्टाइल में ही धन्यवाद अदा किया। उधर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि नई पीढ़ी के साथ संवाद बढ़ाने की जरूरत है। अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन।
ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पेपर लीक माफिया को अल्टीमेटम दिया है। यूपी के फतेहपुर में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पेपर लीक माफिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कई विकास योजनाओं की शुरुआत के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में आज नकल माफिया को मिट्टी में मिलाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि नकल माफिया को 10 साल की कठोर सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून सोमवार को संसद में आएगा। इस मौके पर योगी ने कहा कि नकल माफिया कांग्रेस और सपा की शय पर पला बढ़ा था। नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने कल ही सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रस्ताव पास किया है। इस संशोधन विधेयक को सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। तो नीट पेपर लीक मामले पर पटना में छात्रों और पुलिस के बीच भी जोरदार टकराव देखने को मिला। जेपी गोलंबर, गांधी मैदान और डाक बंगला चौराहे पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। छात्र जत्थों में पहुंचते रहे, विरोध का बिगुल बजाते रहे। हालात ज्यादा बिगड़े तो जवानों ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कई हिरासत में लिए गए। प्रदर्शनकारियों के हुजूम थे तो पुलिस की तैयारी भी पक्की थी। सड़क पर भागा दौड़ी मची थी। भागने की कोशिश में कई छात्र दुकानों और होटलों में घुस गए। पुलिस ने वहां से बाहर निकाला। इस जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पलट दी, काफी तोड़फोड़ भी की। बिगड़ते माहौल में दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर खड़े रहे। उधर बिहार के छपरा में भी आज जगह जगह छात्र इकट्ठा हो गए। पेपर लीक मुद्दे पर अपनी आवाज उन्होंने बुलंद की, लेकिन यह विरोध हिंसक हो गया। आगजनी तक शुरू हो गई। पुलिस ने सबका सख्ती से जवाब दिया।